Hello everyone, welcome back to my channel Ashima Commerce Classes. And I know financial management से EBIT, EPS न्यूमेरिकल्स देख के सबको थोड़ा सा डर लगता है, but trust me, अगर इसका मेथड समझ आ जाए तो ये बहुत सिंपल है. अगले 10 मिनट में EBIT, EPS न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा. So let's practice some numericals with me and understand the most easiest way to crack EBIT, EPS numericals. Let's begin. So without looking at the question, now I'll just clear first few basic concepts with you. अगर मैं बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, क्या हम सबको पता है? अर्निंग पर शेयर EPS is equals to earning after taxes divided by number of shareholders. दिस फॉर्मूला एवरीवन शुड रिमेंबर कि एक शेयर होल्डर एक शेयर पे कितने पैसे कमाता है. अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. राइट, ये अब हम सबको पता चल गया है. अगली बात जो हमें समझ आनी चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो है कि हम क्या सीख रहे हैं इस न्यूमेरिकल से. हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ये कहता है कि अगर हम डेट ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि अगर हम लोन्स ज्यादा ले रहे हैं, अगर हम डेट ज्यादा ले रहे हैं, तो इस केस में टैक्स डिडक्टिबिलिटी की वजह से अर्निंग पर शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेगा. और ये ऐसा कब तक होगा? डेट बढ़ने पर अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा? जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स. अब आप बोलेंगे कि मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स. राइट, ये सारा ज्ञान एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं लिखा है, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दो हमारा प्रॉफिट्स हैं, हमारे प्रॉफिट्स यानी कि अर्निंग earning before interest and taxes, which is also known as EBIT, divided by the total capital employed should be greater than the interest cost that you pay on the loans. Let's move on to the next question. It's again a CBSE question. Smart Stationery Limited wants to raise 40 lakh rupees. कितने पैसे चाहिए उनको? 40 लाख रुपीस चाहिए. उनके पास दो ऑप्शंस है. पहला है कि वो प्योरली इक्विटी ले लेता है. दूसरा ऑप्शन है कि वो 30 लाख रुपीस का डेट इक्विटी लेता है और 10 लाख रुपीस का डेट लेता है. तीसरा ऑप्शन है कि 10 लाख का इक्विटी लेता है और डेट ज्यादा लेता है विच इज ऑफ 30 लाख. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डेटा पूरा लिख के दे देती हूँ क्या क्या हमें गिवन है. अब हमारे पास कितने केसेस हैं? हमारे पास 3 केसेस हैं. सो हम यहां पर 3 कॉलम वाला टेबल बना लेंगे. राइट, अब पहला केस जो है उसके अंदर ही सेज कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं 40 लाख, और हमारा जो सेकंड केस है उसके अंदर ये कहता है कि हम इक्विटी ले रहे हैं 30 लाख और हम डेट ले रहे हैं 10 lakhs, which is the total capital as 40 lakhs as in the case 1. In the third case, what the company is doing is equity वो ले रहा है 10 lakhs और डेट वो ले रहा है 30 lakhs, यानी कि यहां पर ज्यादा डेट और कम इक्विटी है. ठीक है, तो अब इन तीनों ही केसेस के लिए हमें क्या निकालना होता है? अर्निंग पर शेयर, और कंपेयर करना होता है सिचुएशन को, ताकि हम ये पता कर पाए कि हमें किस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए जाना है जहां पर अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगा और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. राइट, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे. EBIT हम लिखते हैं और EBIT हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर एज 8 लाख रुपीस. तो मैं तीनों ही केसेस में EBIT लिख दूंगी 8 लाख.
अब मुझे पता है EBIT में से मुझे माइनस करना है इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। ठीक है, अब पहले केस में जहां पर सिर्फ इक्विटी है और कोई डेट नहीं है तो 0 इंटरेस्ट होगा, राइट। अब दूसरे केस में डिबेंचर्स है 10 लाख रुपीस, यानी कि डेट है 10 लाख रुपीस का, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 9%। 9% ऑफ 10 लाख कम्स टू बी 10 लाख का 9% इज 90,000, राइट। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो 30 लाख रुपीस का डेट है जिसका 9% हो जाता है 2,70,000, राइट। अब मैं ये माइनस कर लेती हूं और अर्निंग बिफोर टैक्सेस कैलकुलेट कर लेती हूं। यहां पर अर्निंग बिफोर टैक्सेस 8 लाख रुपीस हो जाता है और यहां पर 7,10,000 हो जाता है। यहां पर कैलकुलेट करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 10 minus 0 minus 0, 10 minus 7, 3, 6 minus 2 is 7 minus 2 is 5. So 5,30,000 it comes out to be. ओके, आगे बढ़ते हैं और माइनस करते हैं टैक्सेस को। ठीक है, टैक्स रेट क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? टैक्स रेट गिवन है 30% एट द रेट ऑफ 30% एट द रेट ऑफ 9%, राइट। तो टैक्स रेट का जो रेट है वो है 30%, 30% ऑफ द EBT विच कम्स आउट टू बी 2,40,000। यहां पर 30% कितना हो जाएगा? 2,13,000 और इस केस में 30% कितना हो जाएगा? 1,59,000। अब मेरा आ जाएगा यहां पर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,60,000। ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,93,000 और ये माइनस करते हैं तो आता है 3,80,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तीनों ही केसेस में हमें निकालना है EPS। EPS का फॉर्मूला हमें पता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, राइट। अब अर्निंग पर शेयर निकालना है, यानी कि 5,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इन द ऑप्शन 1 पूरा 40 लाख का इक्विटी है और 40 लाख का इक्विटी है और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, यानी कि मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स या कितने शेयर्स हैं? 40,000। तो मैं इसे किससे डिवाइड करने वाली हूँ? 40,000 से डिवाइड करने वाली हूँ, राइट। जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 रुपीज पर शेयर। ठीक है, अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 4,93,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इन दिस केस मेरे पास 30 लाख का इक्विटी है और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, तो 30,000 शेयर्स वुड बी देयर। So 16.43 per share, which is better than case 1, of course, right? Now we will move to the case 3 and calculate the earning per share. So this would be 3,80,000 divided by 10,000 shares, because 10 lakh equity है और 100 रुपीज का एक शेयर है। 10 लाख divided by 100 would be 10,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 38, right? It would be 38 rupees per share, which is very high. So in this case, if you're given a question like this, which alternative benefits you the most by trading on equity? First part asks you that कि कब सबसे ज्यादा आपको फायदा हो रहा है, तो आपको थर्ड केस में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर सबसे हाई है थर्ड केस में। So you will choose, first answer I'll write, I will choose option number 3. Why? Because my EPS is maximum in this case.
In the second portion, he is asking that does the EPS always rise with more debt? ये पार्ट मैंने पहले भी आपको बताई थी, एक छोटी सी बात, कि क्या EPS हमेशा बढ़ता रहेगा अगर आप ज्यादा लोन लेंगे मार्केट से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब तक होगा, जब तक, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड्स। और ये आप कैसे पता लगाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था चेक करने के लिए, विच इज EBIT डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल इन दिस कंपनी इज 40 लाख रुपीज, राइट? और EBIT है हमारा 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल विच इज 8 lakhs divided by total capital which is 40 lakhs into 100 which is 20%। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% है इस केस में। और कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूं लोन पे, जो ब्याज दे रही हूं, वो है 9%। यानी कि अगर मेरा इतना ज्यादा डिफरेंस है मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ फंड्स में, जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो है 20% और जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ 9% है। इफ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, देन दैट इज वेरी क्लियर कि वी कैन डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एंड जब तक मेरा रिटर्न EBIT नहीं कम होता या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ फंड से कम नहीं होता है, तब तक आई कैन take lot of financial leverage and I can increase the debt component in the total capital structure of the company. I hope this is clear. तो आइए करते हैं जल्दी से फटाफट से एक और न्यूमेरिकल EBIT EPS एनालिसिस का। बनाते हैं फिर से वही टेबल, बिकॉज केस 1 एंड केस 2 है, तो केस 1 एंड केस 2। अब यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगी? सबसे पहले लिख लूंगी EBIT। ऑलवेज स्टार्ट विद EBIT। EBIT in this case is given as 4,50,000 which is to be same in both the cases। अब उसके बाद वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना कितना है दोनों केसेस में? केस 1 में प्योरली इक्विटी शेयर्स है, जिसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, नील इंटरेस्ट। और केस 2 के अंदर हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है 12% डिबेंचर्स। तो 12% किस पे लगेगा? 12% लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4,50,000 पे। 12% ऑफ 45,000 कम्स आउट टू बी 52,000। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। सो 52,000। अब इसको हम माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, राइट? अब ये तो 4,50,000 एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज वी हैड जीरो इंटरेस्ट इन द केस 1, ओनली इक्विटी। इस केस में इट वुड कम एज 3,98,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब हम क्या माइनस करेंगे? हमें माइनस करना है टैक्सेस। टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में क्या है? टैक्स रेट इज 30%, राइट? अब 30% टैक्स रेट किस पे लगेगा? केस 1 में लगेगा 4,50,000 पे, जो कि बन जाएगा हमारा 1,35,000। 30% ऑफ 4,50,000 और 30% ऑफ 3,98,000 हो जाएगा 1,19,400, राइट? अब इसके बाद मेरा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, EAT। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस वुड कम इन द फर्स्ट केस एज 2,15,000। ये माइनस करने के बाद, और यहां पर ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 2,78,600। यस। अब हमें क्या करना है? हमें पता है, हमें दोनों ही केसेस का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालना है, राइट? अर्निंग पर शेयर केस 1, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये तो हम सबको पता ही है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी है? 2,15,000 है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन द फर्स्ट केसेस, इन द फर्स्ट केस 90,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो हम यहां पर लिखेंगे 90,000। और ये जल्दी से कैलकुलेट कीजिए सब लोग। अर्निंग पर शेयर हमारा आ जाएगा 2.8
38. राइट गाइस, इसके बाद हम करते हैं कैलकुलेट ईपीएस फॉर द सेकंड केस। ईपीएस केस 2 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेना है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अगेन, केस 2 का 2,78,000। अब केस 2 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे निकालेंगे? इन द केस 2 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर 4,50,000 की इक्विटी है, यानी कि 4,50,000 की इक्विटी और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स होंगे? मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 45,000 शेयर होल्डर्स। राइट, अगर 45,000 शेयर होल्डर्स हैं तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे और यहां पर आ जाएगा आंसर 6.18। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। अब आप बता सकते हैं अर्निंग पर शेयर किस केस में हायर था। सो अर्निंग पर शेयर इज हायर इन केस 2 एज कंपेयर टू केस 1। अब आप बताइए अर्निंग पर शेयर केस 2 का हायर क्यों है अर्निंग पर शेयर केस 1 से? बिकॉज in the case 2 there is a debt component, in the case 1 there is no debt. So this is again a favorable financial leverage situation and we can do trading on equity. Here we are able to increase the EPS with the use of debt. So we are done with this question also. I hope it's clear for everyone. Okay, let's start with another numerical which says Daksh Limited needs 60 lakhs as the capital. उसको 60 लाख रुपीस की जरूरत है। वो कहता है उसका ईबिट जो है वो 8 लाख रुपीस है। ठीक है, ईबिट इज 8 लाख रुपीस और टोटल कैपिटल की जरूरत है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीस। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन 1 है उसके पास प्रपोजल है जहां पर वो सिर्फ इक्विटी की तरफ जा रहा है, नो डेट, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच विच इज 60 lakhs। राइट, प्रपोजल बी है उसके पास कि वो 4 लाख इक्विटी शेयर्स ले लेता है ऑफ 10 रुपीज ईच विच इज 40 lakhs और वो 10% रेट पर लोन ले लेता है, डिवेंचर्स ले लेता है 20 लाख रुपीस के। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट प्लस इक्विटी एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली इक्विटी, नो डेट। सो लेट्स कंपेयर द टू ऑप्शंस एंड डिसाइड कि कहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा हाई रहता है। राइट, हम वैसे ही शुरुआत करेंगे ईबिट से, 2 टेबल बनाएंगे और इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। आई थिंक इट विल टेक जस्ट 1 minute। ओके, सो लेट्स जस्ट राइट ईबिट सबसे पहले वेरी कॉन्फिडेंटली, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। ईबिट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? यस, ईबिट इज 8 लाख रुपीस और ईबिट दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है। ईबिट लिखने के बाद मैं क्या माइनस करती हूं हमेशा? इंटरेस्ट। फर्स्ट केस में देयर इज नो इंटरेस्ट, ही इज ओनली गोइंग फॉर द इक्विटी। इन द सेकंड प्रपोजल ही इज टेकिंग 20 lakhs का लोन जिसपे 10% इंटरेस्ट है। 10% ऑन 20 lakh इज हाउ मच? 2 लाख रुपीस। तो यहां पर 2 लाख रुपीस इंटरेस्ट आ जाएगा ऑल्टरनेटिव 2 में। अब मैंने इंटरेस्ट माइनस किया तो यहां पर 8 लाख रुपीस रहेगा बिकॉज जीरो इंटरेस्ट वाज देयर। और ये जो है ये क्या है मेरा? अर्निंग बिफोर टैक्सेस। राइट, और यहां पर 6 लाख रुपीस आ जाएगा। अब मैं क्या माइनस करूंगी? टैक्सेस एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन? 20%। 20% of 8 lakh is 1,60,000. 20% of 6 lakhs is 1,20,000। तो मैं ये माइनस करूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस इस केस में कितनी आ जाएंगी? 6,40,000 और इस केस में कितनी आ जाएंगी? 4,80,000। Right, now we have the earning after taxes in both the cases. We will calculate earning per share और earning per share का क्या फॉर्मूला होता है? EAT divided by number of shareholders। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? earning per share which is the main deciding factor in deciding whether we should go for proposal A or proposal B, right? तो अगर मैं earning per share निकालूं फर्स्ट केस में तो EAT is 6,40,000 divided by number of shares, number of shareholders। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है? पहले केस में प्रपोजल ए में ही गोज फॉर 6 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 6 लाख इक्विटी शेयर्स मतलब 6 लाख शेयर होल्डर्स। राइट, और प्रपोजल 2 की अगर हम बात करते हैं तो 4,80,000 है मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख इक्विटी शेयर्स। राइट, तो दोनों केसेस में कितना आ जाएगा? 1.0
and 1.20. अब 1.066 और 1.20 में से ऑफ कोर्स 1.2 इज हायर. जैसा कि हमने देखा कि प्रपोजल बी में हमने डेट इंट्रोड्यूस किया था, तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट ईपीएस इंक्रीज्ड, राइट. डेट के साथ हमने जब डेट लिया तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, राइट. अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, इसके मतलब क्या है कि इट्स अ फेवरेबल financial leverage situation, right? And we can do trading on equity. So which proposal gives better EPS? Proposal B gives better EPS with the component of debt in the financial structure. Okay, I hope it's understood by everyone. Let's move on to the next question. So let's solve this question, which is a question which came in the CBSE paper. Vedansh Limited share capital of rupees 10 lakhs. It needs 5 lakh more as capital. And there are two options in front of him. Alternate 1 में उसको 5,000 equity shares ले सकता है वो. Alternate 2 में he can take 10% debentures of 5 lakhs, right? So tax rate is 50%, which is given, and EBIT is given as 4 lakh. Which alternative should we choose? So in these type of questions, बहुत ही simple तरीका है. आप कैसे शुरुआत करेंगे? आप ऐसे टेबल बना लेंगे, right? और यहां पर लिखेंगे alternative 1 और यहां पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिव 2. ठीक है, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी ईबिट से. आप लिखेंगे ईबिट. अब ईबिट कितना है इस क्वेश्चन में, विच इज गिवन एज 4 लाख रुपीज. दोनों केसेस में ईबिट 4 लाख रुपीज ही रहेगा और मैं दोनों जगह लिख दूंगी 4 लाख रुपीज. अब ईबिट में से एज पर द क्रोनोलॉजी व्हाट गोज फर्स्ट इज इंटरेस्ट. तो आप क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे. इंटरेस्ट कितना आएगा ऑल्टरनेटिव 1 में? ऑल्टरनेटिव 1 में कोई भी डेट नहीं है तो जीरो इंटरेस्ट रहेगा, ऑफ कोर्स निल. और ऑल्टरनेटिव 2 में हम 10% डिबेंचर्स ले रहे हैं 5 लाख रुपीज पे, यानी कि 10% इंटरेस्ट लगेगा कितने रुपीज पे? 5 लाख रुपीज पे, विच विल कम आउट टू बी 50,000, राइट. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. So I will write interest here in the alternative 2, which is 50,000. इसके बाद मेरे पास आ जाएगा earning before taxes, right? यहां पर 4 लाख मैं कॉपी कर लूंगी बिकॉज जीरो इंटरेस्ट था, और यहां पर माइनस करके आ जाएगा 3,50,000. इसके बाद मैं यहां पर लेस करूंगी टैक्सेस. What is the rate of tax that's given? At the rate of 50%. टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्सेस पे लगेगा. इसका 50% 2 लाख हो जाएगा. 3,50,000 का 50% 1,75,000 हो जाएगा. अब हम इसको माइनस कर देंगे, राइट. ये मेरे पास क्या आ गया? ये EAT अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया. सो गाइज वी वर कैलकुलेटिंग नाउ अर्निंग पर शेयर विच इज EAT अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट. ये फॉर्मूला हमने पहले भी रिवाइज किया था, एक बार फिर से कर रहे हैं. अब हमें दोनों ही केसेस का ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 का EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि शेयर होल्डर्स को मिलने वाला प्रॉफिट पर शेयर. अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा कि कंपनी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और अब कंपनी 5 लाख रुपए लेने जा रहा है. इट्स गोइंग टू रेज 5 लाख रुपीज. 5 lakh rupees it is raising via 5,000 equity shares in the first case, जिसका क्या मतलब है? अगर 5 लाख कैपिटल है और 5,000 शेयर्स हैं तो यानी कि एक शेयर कितने का हो गया? इस केस में एक शेयर 100 रुपीज का हो गया. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस. सो इन दिस केस हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन टोटल? पहले से 10 लाख शेयर कैपिटल है, उसके हो गए मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स, और अगर मैं यहाँ पे 5,000 इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हूँ तो 5,000 शेयर होल्डर्स. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन दिस केस आर 15,000. आई होप ये बात सबको क्लियर है कि पहले से कुछ शेयर कैपिटल थी, इसलिए उसके हमने टोटल कैपिटल को शेयर प्राइस से डिवाइड करा, तो मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स आ गए, और 5,000 शेयर्स में और रेस कर रही हूं तो 5,000 शेयर होल्डर्स आ गए, तो टोटल शेयर होल्डर्स मेरे पास 15,000 हो गए. अब मैं इस फॉर्मूले में यहां पे लिखूंगी ऑल्टरनेटिव 1 का निकालूंगी कैलकुलेशन. तो मेरे पास EAT 2 लाख रुपीज,
divided by number of shareholders, which are 15,000 in the first case, right? So this would come out as 13.33%, right? The earning per share would come as 13.33 rupees. Now in the second case, in the alternative 2, my alternative 2 EAT is 1,75,000. And how many shareholders do I have in the second case? In the second case, I am raising more capital via debt. I'm not raising more shares. And I already have 10,000 के shareholders. 10,000 shareholders मेरे पास पहले से थे. तो मैं सिर्फ यहाँ पे 10,000 shareholders ही लूंगी, क्योंकि और shares नहीं रेज किए हैं, मैंने और debt रेज किया है. तो मेरे पास EPS कितना आ जाएगा इस केस में? EPS would be 17.5. अब ऑल्टरनेटिव 1 का EPS है 13.33 रुपीज और ऑल्टरनेटिव 2 का EPS है 17.5 रुपीज, विच इज ग्रेटर. ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव 2 इज बेटर देन ऑल्टरनेटिव 1. ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने क्या लिया था? डेट लिया था, राइट? अब एक बात सबको समझ आ गई कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो रहा है और हम इक्विटी से डेट की तरफ जा रहे हैं, जिससे मुझे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा हो रहा है और मैं अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा पा रही हूं शेयर होल्डर्स का. क्या ऐसा होता ही रहेगा? अगर हम और ज्यादा डेट लेंगे तो क्या शेयर होल्डर्स को और ज्यादा फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. ज्यादा डेट लेने के भी नुकसान है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, विच विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द कंपनी, क्योंकि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होगी, हर महीने उनको इंटरेस्ट पे करना है, विच विल बी अ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, राइट? उसके साथ साथ हम ये सिचुएशन कंपेयर करेंगे. एक पॉइंट आएगा जब ईपीएस गिर जाएगा, अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा. वैसा कब होगा? जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स. अब आप बोल रहे हैं मैम ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है या इसके बारे में तो शायद स्कूल में नहीं सिखाया है. तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर पाते हैं, राइट? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था इस केस में? EBIT इज 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 15 लाख रुपीज. 10 लाख पहले से और 5 लाख वो रेज कर रहा है, ठीक है? तो ये कितना आता है EBIT? इसको मैं निकालती हूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस केस वुड बी 26.66% वुड बी माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और कॉस्ट ऑफ फंड्स यहां पर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है जो मेरे डेट पे लग रहा है इंटरेस्ट है. तो डेट पे लगने वाला इंटरेस्ट 10% है, हमें पता है. तो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स है 10% और मैंने ROI निकाला है 26.66%. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या बड़ा है? ROI बड़ा है या कॉस्ट ऑफ फंड्स बड़ा है? ROI बड़ा है, यानी कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बिगर देन माय कॉस्ट ऑफ फंड्स. और अगर ऐसा है तो इस केस में इट्स अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज सिचुएशन, जहां पर मैं ज्यादा डेट को इंट्रोड्यूस करके अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकती हूं, राइट? माय टैक्स लायबिलिटी वुड रिड्यूस इन दिस केस. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. हम डेट का यूज करके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहे हैं. ये इस टाइप के न्यूमेरिकल स्पोर्ट्स में बहुत हाई चांसेस हैं आने की. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.